प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने रीट पात्रता परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं जो आपका 23 जुलाई को हुआ था। दोस्तों ये मॉडल पेपर इसमें बाल विकास और आपका शिक्षण विधियों के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों बाल विकास के तो क्वेश्चन जो थे हमने पिछली क्लास में हल किए थे। अब शिक्षण विधियों से आपके कैसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में 2022 में, इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर है और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा। तो चलिए इस शानदार सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज पढ़ते हैं 16 क्वेश्चन और वैसे ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अधिगम की प्रक्रिया दोस्तों बालकों के लिए कौन सी नहीं है आपकी? प्रतिबिंबन नहीं है, तर्क नहीं है, परिपक्वता नहीं है या फिर कल्पना नहीं है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया नहीं होती है आपकी वो कौन सी नहीं होती है गुरुजी? ये नहीं होती है हमारी परिपक्वता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बल्कि प्रतिबिंबन, तर्क और कल्पना ये क्या दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया होती है आपकी। ठीक है, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे प्रश्न पूछा है कि अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। दोस्तों अधिगम और पुरस्कार में जो अधिगम है सीखने की प्रक्रिया उसमें पुरस्कार और दंड की जो अवधारणा है ये किसने प्रस्तावित की? E.L. थॉर्नडाइक ने, कोहलर और कोफा ने या फिर B.F. स्किनर ने या फिर अल्बर्ट बंडूरा ने। दोस्तों अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा जो आपके प्रस्तावित की थी ये प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे अपने स्किनर साहब। कौन थे दोस्तों? स्किनर साहब थे। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 18 नंबर है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। अधिगम यानी सीखने की अवधारणा के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। दोस्तों अधिगम क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन है। क्या ये बात आपका सत्य है? दोस्तों अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। क्या ये बात आपकी सत्य है? बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आगे देखो अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। बिल्कुल ये भी बात आपकी सत्य है दोस्तों। अधिगम दोस्तों अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। ये भी बात आपकी सत्य है। लेकिन अधिगम क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्या ये बात आपकी सत्य है गुरुजी? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये बात आपकी सत्य नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों, आप क्या कर दो 18 नंबर क्वेश्चन में आप कर दो अपने डी ऑप्शन को लो। क्या कर दो? डी को लो कर दो भाई। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे पूछा है शिक्षा में अवधारणा। दोस्तों क्या है? शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? शिक्षा के अंदर अवधारणा मानचित्र किसने सुझावित किया? कार्ल जुंग ने या फिर मार्टिन ई सोलीगमैन ने या फिर नोम जे चोम्स्की ने या फिर जोसेफ डी नोवाक ने। दोस्तों शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण जो सुझाव दिया यानी सुझावित किया गया वो किया गया था, वो ऑप्शन डी को लो करेंगे, नोवाक के द्वारा। डी को लो कीजिए। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। शिक्षण का ऐसा प्रकार दोस्तों जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं होता है, कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण है या नहीं है? पहले ये मुझे कमेंट करके आप बताइए कौन सा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। प्रश्न आपका ये पूछा है क्या संज्ञानात्मक शिक्षण होता है या फिर नहीं होता है। गुरुजी संज्ञानात्मक शिक्षण तो होता है। ठीक है, बी नंबर देखो वर्णात्मक शिक्षण। गुरुजी ये आधारित नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बल्कि भावात्मक परीक्षण होता है, शिक्षण होता है आपका मनोज्ञात्मक होता है और संज्ञानात्मक शिक्षण, ये तीनों होते हैं, बल्कि वर्णात्मक नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है कि रुको एक मिनट दोस्तों। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। नैसर्गिकता के विचारों की सूची से एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की जो विधि है उसको क्या कहेंगे? तो उस विधि को कहेंगे मेरे अभ्यर्थियों मस्तिष्क विप्लव युक्ति। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम मस्तिष्क विप्लव युक्ति, यानी ए ऑप्शन को लो कर दो। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि कक्षा अधिगम में विप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मेरे लाडलों कक्षा के अधिगम में विप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से आपके रिलेटिव नहीं है। प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्ति समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना या फिर आकांक्षा स्तर बताओ। कक्षा और अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से आपके रिलेटिव नहीं है। तो दोस्तों ये आपके रिलेटिव किससे नहीं है गुरुजी? यहाँ पर आपको करना होगा 22 नंबर क्वेश्चन में लोग आपको करना है ऑप्शन बी को, बिल्कुल बी को लो कीजिए, अंतर्व्यक्ति समायोजन। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कक्षा अधिगम में
अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से आपके रिलेटिव नहीं है। दोस्तों कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके संबंधित नहीं है, तो ये किससे संबंधित नहीं है भाई, ये आपके हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी, यानी आपके अंतर्व्यक्ति समायोजन से आपके रिलेटिव नहीं है आपका। ठीक है, बी को लो कीजिए। नेक्स्ट आगे की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। व्यवसायिक कुशलताएं सीखना है, बिना बोझ के सीखना है, या फिर सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना है, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, प्रश्न आपका ये है। तो इसका मुख्य दर्शन क्या है, इसका मुख्य दर्शन हो जाएगा हमारा बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन बी को लो कीजिए। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ना, वो भी हमारा शानदार है। अगर हिंदी की क्लास लगानी है तो आप कमेंट कर देना, नीचे मैं लगा दूंगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है दोस्तों, इसके लिए कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है, प्रश्न हमारा ये पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, ये बात आपकी सत्य है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान भी सत्य है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी सत्य है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, ये बात आपकी कौन सी दोस्तों, ये बात क्या है आपकी दोस्तों, सत्य नहीं है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट माना जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी उत्तर हमारा सही माना जाएगा। डी को लो कीजिए। आगे प्रश्न हमारा कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किन के योगदान नहीं है। दोस्तों शिक्षा में क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसके विकास में किसने योगदान नहीं दिया। कर्ट लेविन ने, B.R. बकिंघम ने, स्टेफन एम कोवे ने, या फिर स्टेफन एम कोरे ने। दोस्तों शिक्षा में क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसके विकास में जिस भाई ने योगदान नहीं दिया वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी ग्रेट है। लगभग सभी बच्चों के सी ऑप्शन आ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों मान के चलिए कि आपकी तैयारी क्या है, शानदार है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से और इसका कमेंट कीजिएगा नीचे कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। मित्रों शिक्षा का जो आपका मनोविज्ञान है इसमें कौन से स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है। क्रम सूचक मापनी का, या फिर नामिक मापनी, या आनुपातिक मापनी, या समान अंतराल मापनी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिस मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है वो कौन सा होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे दोस्तों अनुपातिक मापनी। कौन सा हो जाएगा, सी को करेक्ट कर दो। आप क्या कर दो, सी को करेक्ट कर दो। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से आपके संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपके 4 मनोवैज्ञानिक है, इनमें से ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन सा है जिसका संबंध आपके बाल विकास के सिद्धांत से नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, जीन पियाजे है भाई, अल्बर्ट बंडूरा है भाई, अब्राहम मोस्लो ये नहीं है। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। आनुवंशिकता है ना, इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि आपकी वैध नहीं है। जुड़वा बच्चों का अध्ययन करना, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, या फिर संवेशक समूह अध्ययन। फटाफट से कमेंट कर दो भाई, आपके कमेंट का क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। तो संवेशक समूह अध्ययन ये विधि वैध नहीं है आपकी। ठीक है, डी को करेक्ट कर दो। डी को 28 का डी होगा। 28 का क्या होगा, डी होगा। 29 का चलिए कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, या फिर फिनोटाइप, या फिर जीनोटाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये फिनोटाइप इसका होगा। फिनोटाइप की विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है एक व्यक्ति की दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को। आगे पूछा है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्टता पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, या फिर मनोवैज्ञानिक है। किसके अंदर ये दर्शाता है दोस्तों, तो यहाँ पे 30 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है सभी का सी, जैविक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। फिर भी अगर क्लास का पता नहीं चलता, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको आपके ग्रुप के नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे 9057001547। इन नंबरों पर मित्रों आपको क्या करना है, हाई का मैसेज करना है और
नीचे कमेंट कर देना कि हमें ग्रुप में ऐड कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जो मैं यहाँ पे जो आपकी क्लासें डालता हूँ ना, इन क्लासों से क्या हो जाएगा, इन क्लासों से ये हो जाएगा भाई आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वही क्वेश्चन मैं डालता हूँ, वही प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन डालता हूँ। और जो वन लाइनर अपने यहाँ पे यूट्यूब जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन वो सामाजिक अध्ययन के अंदर उन्हीं में से आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। बाहर से आ जाए तो मुझे बोल देना, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।